इससे पहले 2014 से पहले कोई भी प्रधानमंत्री होता तो विपक्ष और देश की जनता उससे सीधा इस्तीफा मांगती और वो इस्तीफा दे देता, और इस्तीफा देने के बाद उसकी पूरी इंक्वायरी होती, और जब तक वो बाइज्जत बरी नहीं होता तब तक वो किसी भी सरकारी पद पे बैठने के लायक नहीं होता। सार्वजनिक है, वो लोगों को जानना जरूरी है। तो बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रधानमंत्री स्विस बैंक से काला धन लाने वाले थे, वो तो ना से ला सके, क्योंकि अचानक पता चला उनको कि अरे ये तो अपने ही है, तो आपड़ो ही थे, तो सबके पैसे तो जो थे वो उनको ही बाहर भेज दिया, तो वो बाहर गए। अब किसी देश में कोई गयाना में है, कोई लंदन में है, सारे ज्यादातर गुजराती है कि विजय मल्ल्या साहब छोड़ के, तो वो चले गए, और स्विस बैंक तो रही बाजू में, एसबीआई को भी स्विस बैंक बना दिया गया। नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत। मैं कुछ दिन नहीं था, मैं कुछ व्यस्त भी था, और मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा विश्राम की जरूरत है, तो मेरे ना होने से थोड़ा विश्राम मिलेगा, तो मैं आपके सामने नहीं आया। अब सवाल यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, और इलेक्टोरल बॉन्ड को, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन ट्रांसपेरेंट और क्रिमिनल एक्टिविटी थी, उसको स्टेट बैंक ने जून के एंड तक वक्त मांगा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया नहीं, और कहा कि कल 15 कल तक वो आप अपडेट करिए कि किसको किसने धन दिया है, और ये नहीं कि किसको किसने धन दिया, किसने धन दिया है और किस किस को मिला है, वो डिक्लेयर करिए। उसमें कोरिलेशन जो है वो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा, लेकिन हम लोग वो कर लेंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट वो भी मांगती तो वो संवैधानिक हो जाता, और फिर तो क्लियर खेल हो जाता। लेकिन मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री ने पीएम केयर नाम की एक धन इकट्ठा करने की, धन संचय करने की एक योजना बनाई। वो पीएम केयर में उन्होंने अपना पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, यानी मोदी जी नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी वी द सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया, हम जो चुन के देते हैं वो, उनको रिप्रेजेंट करने वाला नाम लिखा। .gov गवर्नमेंट, यानी जो सरकार के लिए आरक्षित है, ऐसा ऐसा उन्होंने डोमेन नेम लिया। फिर उसपे भारत सरकार का एम्ब्लेम जो है वो यूज किया, और कोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया कि ये एक खास, यानी ये सरकारी ट्रस्ट नहीं है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है, और उसपे सुधा मूर्ति से लेकर रतन टाटा तक सबको ट्रस्टी बना लिया। असल में ये एक इतना बड़ा गंभीर मामला है जितना इलेक्ट्रल बॉन्ड, इसमें भी पैसे का लेन देन है, और ये मामला भी एक असंवैधानिक और क्रिमिनल मामला है। तो कुल मिलाकर पीएम केयर और इलेक्ट्रल बॉन्ड दोनों मिलाकर इस देश के आजादी के बाद का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया है। अब पीएम केयर के मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि को कॉन्स्पिरेटर बड़े उद्योगपति हैं, नारायण सुधा मूर्ति जी, जिनको अभी सांसद बना दिया गया, रतन टाटा, ये को कॉन्स्पिरेटर बन गए। लेकिन अब इलेक्ट्रल बॉन्ड पे हम आते हैं, क्योंकि उसका निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट ने खुल के दिया है, और उन्होंने डिक्लेरेशन लोगों के लिए ये सब जानना जरूरी है, ये भी बात कही है, जो पीएम केयर के भी लिए भी एक तरह से लागू है, क्योंकि हर बात जो सार्वजनिक है वो लोगों को जानना जरूरी है। तो बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रधानमंत्री स्विस बैंक से काला धन लाने वाले थे, वो तो ना से ला सके, क्योंकि अचानक पता चला उनको कि अरे ये तो अपने ही है, तो आपड़ो ही थे, तो सबके पैसे तो जो थे वो उनको ही बाहर भेज दिया, तो वो बाहर गए। अब किसी देश में कोई गयाना में है, कोई लंदन में है, सारे ज्यादातर गुजराती है कि विजय मल्ल्या साहब छोड़ के, तो वो चले गए, और स्विस बैंक तो रही बाजू में, एसबीआई को भी स्विस बैंक बना दिया गया, ताकि एसबीआई की जो ट्रांसपेरेंसी है हिंदुस्तानी नागरिक के प्रति, वो खत्म कर दी गई, और इलेक्ट्रल बॉन्ड लाए गए। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सबसे ज्यादा पैसे तो सत्ता पक्ष को मिले, तो उस पे आरोप ये है, और वो सच भी है, कि सरकार ने एजेंसीज का दुरुपयोग किया। एजेंसीज का दुरुपयोग कैसे किया? यानी जैसे माफिया कल्चर में किया जाता है वैसे, यानी ईडी, सीबीआई, आईटी, एनआईए, एनएसए आपको धर लेगी,
दबोच लेगी, आपके उद्योग को खत्म करने की कोशिश करेगी, आपको पीएमएलए लगाएगी, आप डर जाएंगे, आप सोचेंगे इससे रास्ता निकालना जरूरी है। ये तो प्रैक्टिस जो है वो आप सालों साल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं, फिर भी आपको पकड़ा है। तो फिर आप दहे जाते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लेते हैं, 100 करोड़ के, कोई 200 करोड़ के, कोई 1000 करोड़ के। फिर आपको मुक्ति मिलती है, फिर आपकी जो इंक्वायरी है बंद हो जाती है। जैसे राजनेता जो है वो जब विपक्ष में होता है उसका भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार होता है, जब वो बीजेपी में आता है तो उसका भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन जाता है। और फिर उस दिन तो कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के एक नेता को बीजेपी में लेते वक्त कहा भी, अरे तुम्हारी गालियां भी मैंने खाई, अब मैं तुम्हें बीजेपी में ले रहा हूँ। वाह क्या बात है। तो ये अच्छे दिनों का जो आगाज है वो अब बहुत आगे तक जा चुका है। यानी बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इसका एक प्रतीक है, और इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में ये बात स्पष्ट है कि ये एक्सटॉर्शन मनी है सत्ता पक्ष के लिए, क्योंकि क्विड प्रो क्यो का मामला बनता है। और क्विड प्रो क्यो का मामला कैसे बनता है कि सरकार के हाथ में एजेंसीज हैं, वो जो बिजनेसमैन और ये बिजनेस के पीछे लगाएं, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदें, फिर उनको मुक्ति मिले। ये सारा क्विड प्रो क्यो का मामला है। तो असंवैधानिक है, क्रिमिनल एक्टिविटी है और एक्सटॉर्शन भी। और ये सारी चीजें एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन, उसमें इतना दम नहीं है और इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने बलबूते पे करे, या फिर वित्त मंत्री में भी इतना दम नहीं और या इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने बलबूते पे करे। इसके लिए प्रधानमंत्री का कार्यालय और प्रधानमंत्री खुद जिम्मेदार है। तो ऐसे हालात में इससे पहले 2014 से पहले कोई भी प्रधानमंत्री होता तो विपक्ष और देश की जनता उससे सीधा इस्तीफा मांगती और वो इस्तीफा दे देता, और इस्तीफा देने के बाद उसकी पूरी इंक्वायरी होती, और जब तक वो बाइज्जत बरी नहीं होता तब तक वो किसी भी सरकारी पद पे बैठने के लायक नहीं होता। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, इसमें वित्त मंत्री और अगर आरबीआई के गवर्नर और एसबीआई के चेयरमैन भी को कॉन्स्पिरेटर है तो वो भी इसी तरह से इस्तीफे के, दे डिजर्व रेसिग्नेशन, वी डिजर्व रेसिग्नेशन फ्रॉम देम। तो हम उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं और हमें करनी चाहिए। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला करने के बावजूद अगर इस्तीफा प्रधानमंत्री नहीं देता है तो इसका मतलब आने वाले दिन बहुत खराब है। मैं हमेशा ये मानता हूं और मैंने ये प्रोग्राम्स किए हैं, और ये तो अब टेक्नोक्रेट्स ने पूरी तरह से, जो हमारे माधव देश पांडे जी हैं उन्होंने हमारे एक प्रोग्राम में दिखाया भी। वो बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के एडवाइजर थे, ट्यूलिप इंडस्ट्रीज के सीईओ थे। उन्होंने ट्यूलिप सॉफ्टवेयर के, तो उन्होंने दिखाया कि वीवीपैट द्वारा एक आदमी एक कुर्सी में बैठ के सारे देश के ऐन वक्त पर वोट कैसे बदल सकता है और वोट में फेरफार कैसे कर सकता है, मैनिपुलेट कैसे कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकता है। तो ये ताकत जो है वो ताकत सरकार और जनता को अलग कर देती है। यानी जनता चुनती है तब सरकारें आती हैं। इसकी वजह से हर सरकार जनता को डरती है कि वोट आगे जाकर हमें मिलने चाहिए। लेकिन ये एक सरकार है जो जो जनता से डरती नहीं है। यानी किसान हो, विद्यार्थी हो, फिर औरतें हो, दलित हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, किसी को सरकार डरती नहीं है, किसी का भी आक्रोश सुनती नहीं है। मणिपुर हो, सुनती नहीं है, क्योंकि इन्हें आत्मविश्वास वो मशीन से आता है, वो उस इलेक्शन कमीशन से आता है, जिस इलेक्शन कमीशन को कमिश्नर ही नहीं है अब दो, और वो कमिश्नर का चुनाव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कमिटी के हिस्सा होते थे, उनको बाहर कर दिया गया, और अब सिर्फ मोदी जी यानी प्रधानमंत्री जी वो कमिश्नर अपॉइंट करेंगे। और वो कमिश्नर अपॉइंट करने के बाद वो तय करेंगे कि ईवीएम किस तरह से बर्ताव करे। तो आपको पता चल ही गया होगा कि ईवीएम किस तरह से बर्ताव करेगी, इसलिए सरकार नहीं डर रही है। लेकिन इस सार्वभौम लोगों का, वी द सवरन पीपल ऑफ इंडिया, हम जो भारत के नागरिक है, इनका यह कर्तव्य बनता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा बड़ा कांड होने के बाद हम वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, आरबीआई के गवर्नर और एसबीआई के चेयरमैन इनका इस्तीफा मांगे। वो देंगे नहीं, वो बात अलग है, मुझे मालूम है वो देंगे नहीं, क्योंकि क्यों नहीं, क्यों देंगे?
और उनको इस्तीफा ही नहीं, उनको किसी भी सरकारी पद पर तब तक जब तक वो बाइज्जत बरी नहीं होते बैठने की कोई आजादी नहीं होनी चाहिए। आपको मालूम नहीं होगा, इतिहास में ये हुआ था कि यशपाल कपूर नाम के एक सरकारी नौकर थे, उनको इलेक्शन के काम में इंदिरा जी ने इस्तेमाल किया, काम करने के लिए कहा, तो उन्होंने किया। इसलिए इंदिरा जी को 6 साल के लिए कोर्ट ने बर्खास्त किया, उनको चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उन्हें अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया कोर्ट द्वारा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो कहा। और आज के जो बड़े वकील है प्रशांत भूषण, उनके पिता थे शांति भूषण, उन्होंने वो केस लड़ी थी, सामने वाले पार्टी थे राजनारायण। तो बात यह है कि ये सारी चीजें हो चुकी है, इतिहास में ऐसा नहीं है कि इसका प्रेसिडेंस नहीं है, लेकिन कोर्ट में हिम्मत नहीं है, ये बात दिखाई देती है। कोर्ट में निर्णय देते वक्त भी थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, और वो हिम्मत नहीं दिखाई जो पूरी तरह से दिखानी चाहिए थी। इसमें प्रधानमंत्री का इस्तीफा, वित्त मंत्री का इस्तीफा, आरबीआई गवर्नर का इस्तीफा और एसबीआई चेयरमैन का इस्तीफा बहुत जरूरी है। वरना इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप पब्लिक सेक्टर की यानी गवर्नमेंट की एक्सटॉर्शन एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर अब प्राइवेट सेक्टर की एक्सटॉर्शन को एक्सेप्ट करना बचा हुआ है। इसका मतलब आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, फर्स्ट थिंग, पहली बात तो अपराधीकरण पूरे समाज का आप सरकार से ही शुरू हो जाता है और वो सीधा पीएमओ से नीचे आता है। ये बात बहुत तकलीफदायी है और ये अनएक्सेप्टेबल है, हम स्वीकार नहीं कर सकते इसको। अब ये जब किसने कितना पैसा दिया ये सामने आ जाएगा। इससे और एक बात है कि साधन संपत्ति का मामला है, रिसोर्सेस का मामला है, और रिसोर्सेस उनके पास ज्यादा होंगे जिनके पास सत्ता होगी। जिनके पास सत्ता होगी वो सामने वाले को डरा सकता है, सामने वाले को डरा कर ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकता है, और ये भी कह सकता है कि ऑपोजिशन यानी विपक्ष को पैसा ना दे। अब कई ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, दल है जिनको पैसे ही नहीं मिले, और कुछ क्षेत्रीय दल है जैसे कि टीएमसी है, फिर बीजेडी है, इनको पैसे मिले। तो बीजेडी ने तो सीधा सीधा बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। टीएमसी का तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन आज ऐसी खबर आई है कि टीएमसी के फंड्स जो हैं उसको फ्रीज किया गया है ईडी द्वारा। ये भारत के इतिहास में किसी पार्टी की फंड्स फ्रीज करने की पहली घटना है। तो ये बीजेपी के साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड अनडेमोक्रेटिक, फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल और क्रिमिनल एक्टिविटी है। सरकार के सामने सुप्रीम कोर्ट ने बोलने के बाद सरकार के पास यानी सत्ता पक्ष के पास जो भाजपा के पास जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा पैसे आए हुए हैं, धन आया हुआ है, उसको तत्काल फ्रीज कर देना चाहिए था। वो क्या नहीं गया, डिक्लेयर होना एक अलग बात है, लेकिन फ्रीज होना चाहिए, इस्तीफे होने चाहिए। वो कौन करेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है उसको बड़ा करना चाहिए। विपक्ष को ईवीएम के खिलाफ सख्ती से खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ईवीएम 100% हैक नहीं हो सकती, लेकिन 100% मैनिपुलेट और कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। और पूरे देश की ईवीएम्स वीवीपैट द्वारा एक रूम में बैठ के एक आदमी जब चाहे तब पूरी तरह से उसकी क्रोनोलॉजी और उसका जो यानी मैंने 3 नंबर का बटन दबाया तो 5 नंबर को वोट जाएं, ऐसे कमांड दे सकता है। ये मैनिपुलेशन एकदम पॉसिबल ही नहीं, बहुत आसान भी है। तो बात यह है कि ये सारी चीजें अगर हो रही है तो हमें एक दर्शक बन के रहना चाहिए। क्या हमें दर्शक बन के रहना चाहिए? 2 दिन पहले डीयू के प्रोफेसर साईं बाबा बरी हो गए कोर्ट से, उनको निर्दोष मुक्त किया गया कोर्ट द्वारा। तब उन्होंने जो कहा बर्बरता की कहानी, उनके 90% शरीर काम ही नहीं करता, 10% करता है। उन्हें टॉयलेट जाने की दिक्कत थी, 10 साल वो जेल में रहे। वो उन्हें आश्चर्य हुआ कि वो जिंदा कैसे बाहर आए। वो रो रहे थे। उनकी माँ जिन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, उसका देहांत हो गया, उनको पैरोल पर आने नहीं दिया गया बाहर, जबकि राम रहीम को 9 बार पैरोल मिला है। और अभी वो अपनी जिनको बीजेपी के मर्जी के लोग हैं उनको पैरोल फौरन मिल जाता है।
तो ये सारी बातें होती है, तो ये इसका मतलब ये है कि जनता की परवाह बीजेपी को नहीं है। यानी जनता के वोट की परवाह नहीं है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे दलित हो, चाहे लेफ्टिस्ट हो, चाहे लिबरल हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जो भी दमन के चक्र में आ जाए, या चाहे बिजनेसमैन हो, मध्यम बिजनेस के वाले हो, छोटे बिजनेसमैन हो, जीएसटी के मारे दबे हुए, किसी की परवाह बीजेपी को नहीं है। और इस परवाह ना होने की वजह, एकमात्र वजह ईवीएम और वीवीपैट है। वीवीपैट का मेन रोल है उसमें, और वो कैसे हैं वो मैंने खुद प्रोग्राम करके कई बार दिखाया, और आगे भी देश के सामने आता जाएगा। तो पूरी तरह से सरकार से लेके, वोट से लेके, लोगों को जेल में रखने से लेकर, एक्सटॉर्शन मनी इकट्ठा करके उसको इलेक्ट्रल बॉन्ड नाम देने तक, सारी चीजें असंवैधानिक और गैरकानूनी हो रही है। कोर्ट भी ये मानता है, सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है। जबकि साईं बाबा को रिलीज कर दिया, लेकिन स्टेन स्वामी के नसीब स्ट्रॉ भी नहीं हुआ। उमर खलीद अब तक अंदर है, वो क्यों अंदर है किसी को नहीं मालूम। तो इस तरह से एक एनार्की इस देश में पैदा हो गई है, और ये मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसके नेतृत्व में ये हो रही है। और उनके लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का निर्णय, नतीजा जो निकला है सुप्रीम कोर्ट से, वो बहुत अहम है। और इस आधार पर उन्हें एक मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा दे देना चाहिए। और मॉरल ग्राउंड पे नहीं देते तो कानूनन और संवैधानिक गलतियों की वजह से, और जो जानबूझ के गलतियां की गई, इट्स नॉट अ मिसरिप्रेजेंटेशन, इट्स अ फ्रॉड। ये एक फ्रॉड है। ये फ्रॉड के लिए इनको फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये चारों लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए देश को। ये ना होता, ये होता नहीं है। अगर ये होता नहीं है, ये होगा नहीं, मुझे मालूम है ये होगा नहीं। तो ये समझना चाहिए कि हम लोकतंत्र नहीं है। कई बार लोग लिखते वक्त या बोलते वक्त गलत भी करते हैं। वो कहते हैं कि हम धीरे धीरे तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, हम तानाशाही में जी रहे हैं। हम धीरे धीरे तानाशाही की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। हमने सिर्फ जेनोसाइड छोड़ के सारे जो फैसिज्म के स्टेप्स हैं वो पार कर चुके हैं हम। तो हमें ये सीए जब आप आ रहा है, डिक्लेयर करने जा रहे हैं, तो फैसिज्म के पूरे सारे स्टेप पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जो होगा, उसके लिए जो चुप बैठे हैं वो सारे लोग जिम्मेदार हैं। आज के तारीख में न्यूट्रलिटी का मतलब फैसिज्म के साथ होना है। तो आपको अगर उस फैसिज्म के साथ होना है, ये ये सरकारी एक्सटॉर्शन का साथ देना है, आपको अपने देश को बर्बाद होते हुए देखना है, तो आप जरूर देखिएगा। लेकिन एक बात याद रखें, आपकी जो आने वाली पीढ़ियां जो है, ये सरकार हमेशा के लिए नहीं है। कोई अमर नहीं है, कोई एटर्नल नहीं, कोई इमॉर्टल नहीं है। तब आने वाली पीढ़ियां हैं, आपके पोते होंगे, आपके परपोते होंगे। वो पीछे मुड़ के जब देखेंगे तो आपको कायर मानेंगे, और आपको मानेंगे कि इतिहास में जब सही रास्ता लेने का समय आया था, तो डर के मारे आपने गलत रास्ता ले लिया, क्योंकि आपने ये सोचा कि मोदी जी क्या करेंगे, गुस्सा तो नहीं होंगे, और वो गुस्सा होंगे तो जेल में तो नहीं डालेंगे। पूरी कांग्रेस जेल में बनी। वो कांग्रेसी माफी पत्र देके बीजेपी में शामिल होते हुए मैं देखता हूं, तो मुझे हंसी आती है। ये एक इतिहास ने शायद 75 सालों में आरामदायी जिंदगी और लोकतंत्र को हमने गृहीत माना, इसकी सजा हमें दे रही है। अगर ये सजा हमको निरंतर आगे बढ़ानी है, तो हमको चुप रहना चाहिए। अगर ये सजा को यहीं पर खत्म करना है और लोकतंत्र को वापस लाना है, और हमें एक नागरिक के रूप में अहिंसा, एक समता, एक आजादी, इसकी रक्षा करनी है, तो हमें बोलना चाहिए। हमारे सरकार ने पिछले 10 सालों में हमारे खिलाफ एक तरफा जंग छेड़ी है। जो अहिंसा को मानते हैं, जो गांधी को मानते हैं, एक जज आज रेसिग्नेशन देता है, आज इस्तीफा देता है, कल बीजेपी ज्वाइन करता है, और रैपिड फायर क्वेश्चन में उसको पूछा जाता है, जज को, जिसने कितने सारे फैसले विपक्ष के खिलाफ दिए, टीएमसी के खिलाफ दिए, उसको पूछा जाता है कि आप किसका पक्ष लेंगे, गांधी या गोडसे? तो वो कहता है कि मुझे सोचना पड़ेगा। गांधी का हत्यारा गोडसे, पहला आतंकी इस देश का, उसके प्रति उसको सोचना पड़ेगा।
ऐसा आदमी जज की कुर्सी में बैठा हुआ है, क्यों हम कोर्ट पे विश्वास रखें? क्यों ये जस्टिस जुडिशियल सिस्टम पे हम विश्वास रखें? आज इलेक्टोरल बॉन्ड का जो फैसला आया है, इसलिए अचानक हम विश्वास रखने लगेंगे, ये गलतफहमी में कोर्ट भी ना रहे। इलेक्शन कमीशन तो बर्बाद हो ही चुका है। सारी संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी हैं। गोदी मीडिया हाथी का खाना खा रहे हैं अपने ओलिगार्क के घर जाके। तो ये सारी परिस्थितियां जो पैदा हुई है, उसका उपाय भी हमें ही ढूंढना चाहिए। और अगर हमें ढूंढना चाहिए तो लिखिए, बोलिए, खड़े रहिए। राइज ऑल और फॉल अलॉन। मैं इतना ही कहूंगा। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।